वेलकम फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पर्सी जैक्सन मूवी को, जो कि साल 2010 में आई थी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि समुद्र में से एक बहुत बड़ा इंसान बाहर आता है, जो कोई और नहीं बल्कि समुद्र का देवता पोसाइडन होता है। और तभी वो अपने भाई ज्यूस के पास जाता है, जो कि बिजली और तूफान का देवता होता है। और तभी ज्यूस पोसाइडन से कहता है कि किसी ने मेरा सबसे पावरफुल हथियार लाइटनिंग बोल्ट को चुरा लिया है। जिस पर पोसाइडन ज्यूस से कहता है कि हमने नियम बनाया था कि हम में से कोई भी एक दूसरे की शक्तियों को चुराने की कोशिश नहीं करेगा। जिस पर ज्यूस का कहना था कि ये नियम हमारे बच्चों पर लागू नहीं होता और मुझे पता है कि मेरा लाइटनिंग बोल्ट तुम्हारे बेटे ने चुराया है। ये सुनकर पोसाइडन को गुस्सा आता है और वो ज्यूस से कहता है कि मेरा बेटा तो मुझे जानता भी नहीं है, तो वो तुम्हारा लाइटनिंग बोल्ट कैसे चुरा सकता है। जिस पर ज्यूस पोसाइडन से कहता है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे बेटे ने 14 दिनों के अंदर मेरा लाइटनिंग बोल्ट मुझे नहीं लौटाया तो यहाँ एक युद्ध होगा और तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर ज्यूस वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मूवी के लीड कैरेक्टर पर्सी जैक्सन पर, जो कि पानी में बैठा होता है। वहीं काफी देर पानी में बैठने के बाद जब पर्सी बाहर आता है तो उसका दोस्त ग्रोवर उससे पूछता है कि आखिर तुम ये कैसे कर लेते हो। जिस पर पर्सी ग्रोवर से कहता है कि उसे पानी के अंदर काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनकी नई इंग्लिश टीचर पर्सी से बोर्ड पर लिखे क्वेश्चन के आंसर पूछती है, लेकिन पर्सी को डिसलेक्सिया नाम की बीमारी थी, जिस वजह से पर्सी इंग्लिश नहीं पढ़ पाता और उन क्वेश्चन के आंसर भी नहीं दे पाता। वही क्लास खत्म होने के बाद पर्सी अपने घर आता है और अपनी मॉम को बताता है कि उसकी बीमारी बढ़ती ही जा रही है। और तभी हम वहाँ पर्सी के स्टेप फादर गेव को देखते हैं, जो कि पर्सी की मॉम से काफी बदतमीजी से बात कर रहा था। जिस पर पर्सी गेव से कहता है कि तुम मेरी माँ से इस तरह से बात नहीं कर सकते। लेकिन तभी गेव पर्सी से कहता है कि अगर तुमने फिर से मुझसे ऐसा कहा तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। और तभी पर्सी अपनी मॉम से कहता है कि आप इसके साथ क्यों रहते हो। जिस पर उसकी मॉम उससे कहती है कि इसके साथ रहना हमारे लिए फायदेमंद है और ये बात तुम जल्दी ही समझ जाओगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम देखते हैं कि पर्सी ग्रोवर और बाकी के स्टूडेंट के साथ म्यूजियम आया होता है। और तभी उनके टीचर मिस्टर ब्रूनर सभी को बताते हैं कि 12 ओलंपियस गॉड हैं, जिसमें से 3 सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, ज्यूस, पोसाइडन और हेडिस। और इन सभी ने अपने पिता क्रोनस को मारकर अपनी शक्तियों को हासिल किया है। जिसके बाद ये सभी धरती पर आते और इंसानों के साथ संबंध बनाते। वहीं उनकी जो संतानें होती वो आधे इंसान तो आधे गॉड होते। और तभी मिस्टर ब्रूनर उनसे पूछते हैं कि जो बच्चे आधे इंसान और आधे भगवान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जिस पर पर्सी मिस्टर ब्रूनर से कहता है कि उन्हें डेमिगॉड्स कहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि पर्सी के पास उसकी इंग्लिश टीचर आती हैं और उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके लिए वो पर्सी को एक दूसरे रूम में लेकर जाती हैं। और पर्सी जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि उसकी इंग्लिश टीचर एक बहुत ही भयानक क्रिएचर में बदल गई है। और तभी वो टीचर पर्सी से पूछती है कि ज्यूस का वो लाइटनिंग बोल्ट कहाँ है जिसे तुमने चुराया था। लेकिन तभी पर्सी कहता है कि उसके पास कोई भी लाइटनिंग बोल्ट नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ब्रूनर और ग्रोवर भी उस रूम में आ जाते हैं। और तभी मिस्टर ब्रूनर उस क्रिएचर से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं अभी तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर वो क्रिएचर वहाँ से चली जाती है। और तभी मिस्टर ब्रूनर पर्सी से पूछते हैं कि आखिर वो तुमसे क्या चाहती थी। जिस पर पर्सी मिस्टर ब्रूनर को बताता है कि वो किसी लाइटनिंग बोल्ट के बारे में बात कर रही थी, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और तभी मिस्टर ब्रूनर ग्रोवर से कहते हैं कि अब पर्सी का यहाँ रहना उसके लिए सेफ नहीं है, इसलिए तुम पर्सी और उसकी मॉम को लेकर सीधा कैंप आ जाओ। और तभी ग्रोवर पर्सी से कहता है कि हमें अभी तुम्हारे घर जाना होगा। जिसके बाद ग्रोवर पर्सी के साथ उसके घर पहुंचता है और उसकी मॉम को बताता है कि उन्हें पर्सी के बारे में पता चल गया है। और तभी पर्सी की मॉम उन दोनों को लेकर कैंप की तरफ जाने लगती है। लेकिन पर्सी, जो कि अभी भी ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, और तभी वो अपनी मॉम से पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। जिस पर उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम कोई आम बच्चे नहीं हो
और वो जैसे ही पर्सी को उसके पिता के बारे में बताने वाली होती है कि तभी उनकी गाड़ी एक गाय से टकरा जाती है, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो तीनों उस गाड़ी में फंस जाते हैं। लेकिन तभी ग्रोवर अपने पैंट को उतारने लगता है, जिस पर पर्सी ग्रोवर से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और ग्रोवर जैसे ही अपनी पैंट को उतारता है कि तभी हम देखते हैं कि ग्रोवर अपने पैरों की मदद से उस कार के शीशे को तोड़ देता है, जिससे वो तीनों उस कार से बाहर आ जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि ग्रोवर भी एक डेमिगॉड है, जिसका आधा शरीर तो इंसान का होता है, वहीं आधा शरीर बकरे का। जिसके बाद वो तीनों तेजी से कैंप की तरफ जाने लगते हैं और वो जैसे ही कैंप के गेट के पास पहुंचते हैं कि तभी पर्सी और ग्रोवर तो अंदर आ जाते हैं। लेकिन पर्सी की मॉम, जो कि एक इंसान होती है, इसलिए वो उस कैंप के गेट के अंदर नहीं आ पाती, क्योंकि वो जगह सिर्फ डेमिगॉड के लिए ही बनी थी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा बुल क्रिएचर आ जाता है, जो कि पर्सी की मॉम को जलाकर मार देता है। ये देखकर पर्सी को काफी गुस्सा आता है और तभी पर्सी उस बुल से लड़ने के लिए आता है और अपनी तलवार से उस पर हमला करता है। और वो बुल जैसे ही पर्सी पर हमला करने के लिए आता है कि तभी वो एक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे उसका एक सींग टूट जाता है। वहीं पर्सी जब ये देखता है तो वो उस सींग को निकालकर सीधा उस बुल के पेट में मारता है, जिससे वो बुल वहीं पर मर जाता है और तभी पर्सी वहां बेहोश हो जाता है। वहीं अगले दिन जैसे ही पर्सी को होश आता है तो वो अपने सामने ग्रोवर को देखता है और तभी ग्रोवर पर्सी को बताता है कि तुम पिछले 3 दिनों से बेहोश थे। वहीं पर्सी को लग रहा था कि ये सब उसका सपना था, लेकिन जैसे ही वो ग्रोवर के पैरों को देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये सब सच है और उसकी मॉम अब नहीं रही, जिससे पर्सी काफी उदास हो जाता है। और तभी ग्रोवर पर्सी को उस हाफ ब्लड कैंप के बारे में बताने लगता है और उससे कहता है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग तुम्हारे और मेरे जैसे हैं। और तभी ग्रोवर पर्सी से कहता है कि मिस्टर ब्रूनर ने जो हमें कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल सच है कि देवता धरती पर आते हैं और इंसानों के साथ संबंध बनाते हैं और यहाँ मौजूद सभी लोग किसी न किसी देवता की ही संतान हैं, जिसमें कुछ का आधा शरीर तो इंसानों का है और आधा शरीर जानवरों का। लेकिन पर्सी को अभी भी ग्रोवर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था और तभी ग्रोवर पर्सी को मिस्टर ब्रूनर के पास लेकर जाता है। वहीं पर्सी जब मिस्टर ब्रूनर को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि मिस्टर ब्रूनर का भी शरीर आधा इंसानी तो आधा घोड़े का था। और तभी मिस्टर ब्रूनर पर्सी को बताते हैं कि तुम्हारा यहाँ स्वागत है, जिसके बाद वो पर्सी को उसके घर के पास लेकर आते हैं और उससे कहते हैं कि इसे तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए बनाया था। वहीं पर्सी उस घर में अपने पिता की काफी सारी चीजों को देखता है और तभी उसे पता चलता है कि उसके पिता समुद्र के देवता पोसाइडन हैं। जिसके बाद पर्सी मिस्टर ब्रूनर से कहता है कि उसे उसके पिता के बारे में क्यों नहीं बताया गया, जिस पर मिस्टर ब्रूनर पर्सी को बताते हैं कि ये सब तुम्हारे पिता ने तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत आए, इसलिए तुम्हारी मॉम भी उस बेहुदा इंसान के साथ रहती थी। ये सुनकर पर्सी को काफी बुरा लगता है कि उसकी वजह से उसकी मॉम को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और तभी मिस्टर ब्रूनर पर्सी को बताते हैं कि ज्यूस, जो कि सभी देवताओं में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, किसी ने उसके लाइटनिंग बोल्ट को चुरा लिया है और जिसको लगता है कि वो लाइटनिंग बोल्ट तुम्हारे पास है। लेकिन तभी पर्सी मिस्टर ब्रूनर से कहता है कि उसने वो लाइटनिंग बोल्ट नहीं चुराया। तो मिस्टर ब्रूनर कहते हैं कि मुझे पता है कि वो लाइटनिंग बोल्ट तुम्हारे पास नहीं है और इस बात का यकीन हमें जियोस को दिलाना होगा और उसके लिए हमारे पास अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं, क्योंकि 10 दिनों के अंदर अगर जियोस को उसका लाइटनिंग बोल्ट नहीं मिला तो यहाँ एक बहुत बड़ा युद्ध होगा और इस युद्ध में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और तभी मिस्टर ब्रूनर उस कैंप में मौजूद सभी बच्चों से पर्सी को मिलवाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये पर्सी जैक्सन है, पोसाइडन का बेटा, लेकिन अभी ये युद्ध के बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब इसकी मदद करो। और तभी वहाँ एक गेम स्टार्ट होता है जिसमें सभी लोग 2 टीमों में बट जाते हैं और तभी ल्यूक, जो कि ब्लू टीम को लीड कर रहा था, वो मिस्टर ब्रूनर से कहता है कि पर्सी हमारी टीम में रहेगा। और तभी वो लोग गेम को स्टार्ट करते हैं और तभी हम देखते हैं कि दोनों टीम एक दूसरे पर हमला करती हैं। वहीं पर्सी, जो कि इन सब चीज़ों से बिल्कुल अनजान था, उसके ऊपर भी कुछ लोग हमला करते हैं और तभी पर्सी की हेल्प के लिए वहां पर ल्यूक आ जाता है। और तभी ल्यूक पर्सी से कहता है कि हमें जीतने के लिए दूसरी टीम के फ्लैग को ढूंढना होगा, इसलिए तुम जाकर उस फ्लैग को ढूंढो। और तभी पर्सी उस फ्लैग को ढूंढने के लिए एक जगह पहुंचता है, जहां पहुंचने पर उसे दूसरी टीम का फ्लैग दिखाई देता है
और पर्सी जैसे ही उस फ्लैग को लेने जाता है कि तभी वहाँ दूसरी टीम की लीडर एनाबेथ आ जाती है, जो कि 12 गॉड में से एक एथेना की बेटी होती है, जिसके अंदर उसकी माँ की ही तरह काफी सारी पावर होती है। और तभी एनाबेथ पर्सी से फाइट करने लगती है। वहीं पर्सी भी एनाबेथ को हराने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन एनाबेथ बड़ी ही आसानी से पर्सी पर हमला करके उसे घायल कर देती है। और अब यहाँ पर एनाबेथ की टीम जीतने वाली होती है, लेकिन तभी पर्सी को किसी की आवाज आती है कि पानी के पास जाओ, वो तुम्हें शक्तियाँ देगा। और पर्सी जैसे ही अपने हाथ को पानी के पास लेकर जाता है कि तभी हम देखते हैं कि पानी की वजह से पर्सी के सभी घाव एकदम ठीक हो जाते हैं और अब उसके अंदर काफी ज्यादा पावर भी आ जाती है। और तभी पर्सी रेड टीम के सोल्जर्स को बड़ी ही आसानी से घायल कर देता है, जिसके बाद वो फिर से एनाबेथ से फाइट करता है और इस बार वो एनाबेथ को भी बड़ी ही आसानी से हरा देता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी सोल्जर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी पर्सी रेड टीम के फ्लैग को उठाता है, जिससे ब्लू टीम जीत जाती है। वहीं पर्सी के जीतने की खुशी में आज कैंप में पार्टी रखी होती है, जिसमें सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और तभी एनाबेथ पर्सी के पास आती है, जिसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि आग में से एक बहुत बड़ा दानव बाहर आता है, जो कोई और नहीं बल्कि ज्यूस और पोसाइडन का भाई हेडिस होता है। और तभी हेडिस पर्सी को अपने सामने आने के लिए बोलता है और पर्सी जैसे ही हेडिस के सामने आता है तो हेडिस पर्सी से कहता है कि तुम्हारी माँ मेरे पास है और अगर तुम उनकी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें वो लाइटनिंग बोल्ट मुझे देना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं उन्हें मार दूंगा। जिसके बाद हेडिस वहां से चला जाता है और तभी पर्सी मिस्टर ब्रूनर के पास आता है और उनसे कहता है कि मेरी माँ जिंदा है, इसलिए मैं उन्हें बचाने के लिए जा रहा हूँ। जिस पर मिस्टर ब्रूनर पर्सी से कहते हैं कि हेडिस अंडरवर्ल्ड यानी कि हेल का किंग है और अगर तुम उसके पास बिना लाइटनिंग बोल्ट के गए तो वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को मार देगा, इसलिए हमें पहले ज्यूस के पास जाना होगा, उसे इस बात का यकीन दिलाने कि तुमने वो लाइटनिंग बोल्ट नहीं चुराया। और अगर ज्यूस को तुम्हारी बातों पर यकीन हो गया तो ज्यूस खुद ही तुम्हारी माँ को वहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन पर्सी, जो कि अपनी माँ को बचाना चाहता था, वो अब फैसला करता है कि वो अकेले ही हेडिस के पास जाएगा और उसे इस बात का यकीन दिलाएगा कि उसके पास वो लाइटनिंग बोल्ट नहीं है। लेकिन तभी ग्रोवर वहाँ आता है और वो पर्सी से कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा, लेकिन पर्सी ग्रोवर को अपने साथ आने से मना करता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ एनाबेथ भी आ जाती है और तभी वो पर्सी से कहती है कि तुम्हें युद्ध के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैंने काफी सारे युद्ध जीते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। लेकिन तभी पर्सी उनसे कहता है कि हम अंडरवर्ल्ड तक कैसे जाएंगे, जिस पर एनाबेथ पर्सी से कहती है कि इसमें ल्यूक हमारी मदद कर सकता है। जिसके बाद वो तीनों सीधा ल्यूक के पास पहुंचते हैं और तभी ल्यूक पर्सी से कहता है कि मैं जानता था कि तुम मेरे पास जरूर आओगे। और तभी ल्यूक उनसे कहता है कि अंडरवर्ल्ड जाना तो आसान है, लेकिन वहां से बाहर निकलना काफी मुश्किल है, और अगर तुम्हें वहां से बाहर निकलना है तो तुम्हारे पास होने चाहिए कुछ खास मोती, जिनकी मदद से तुम वहां से बाहर निकल सकते हो। और तभी ल्यूक उन्हें एक मैप देता है और उनसे कहता है कि तुम इस मैप की डायरेक्शन को फॉलो करके उन मोतियों तक पहुंच सकते हो, और एक बार तुमने वो मोती हासिल कर लिए तो तुम्हें अंडरवर्ल्ड जाने का रास्ता अपने आप ही मिल जाएगा। जिसके बाद ल्यूक पर्सी की हेल्प के लिए उसे अपने उड़ने वाले जूते और अपनी एक शील्ड देता है, जिसके लिए पर्सी ल्यूक को थैंक यू बोलता है। और तभी हम देखते हैं कि वो तीनों अब उस मैप की मदद से अपनी पहली डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, जो कि होता है एक पुतला घर। और वो तीनों जैसे ही उस घर के अंदर पहुंचते हैं कि तभी वो देखते हैं कि उस घर में काफी सारे स्टैचू थे। ये देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है और तभी एनाबेथ को पानी में कुछ सोने के सिक्के दिखाई देते हैं, जिसमें से वो कुछ सिक्के उठाकर पर्सी को दे देती है और उससे कहती है कि शायद आगे जाकर ये हमारे काम आ सकते हैं। जिसके बाद वो तीनों अलग होकर उस मोती को ढूंढने लगते हैं और तभी एनाबेथ के पास एक लेडी आती है, जो कि एनाबेथ से कहती है कि वो यहाँ अपने पति के साथ आई थी, लेकिन यहाँ रहने वाली एक विच ने मेरे पति को स्टैचू बना दिया। और तभी हम ग्रोवर को देखते हैं, जो कि एक सीडर के स्टैचू के पास आता है, जो कि उसके अंकल के जैसा दिख रहा था। और तभी ग्रोवर समझ जाता है कि ये एक जाल है और यहाँ मौजूद सभी स्टैचू इंसानों के हैं, जिन्हें मेडोसा नाम की लेडी ने अपनी शक्तियों से स्टैचू में बदल दिया है। ग्रोवर ये बात पर्सी को जाकर बताता है और तभी वो दोनों एनाबेथ के पास जाने लगते हैं, लेकिन तब तक मेडोसा एनाबेथ के पास पहुंच चुकी थी। और तभी वो लेडी एनाबेथ से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसकी आंखों में मत देखना।
और तभी मेडोसा एनाबेथ से कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम एथेना की बेटी हो और आज मेरी ये हालत तुम्हारी माँ के दिए श्राप की वजह से है, जिसका बदला मैं आज तुमसे लेने वाली हूँ। वहीं एनाबेथ के पास खड़ी लेडी जैसे ही मेडोसा की आंखों में देखती है कि तभी वो एक स्टैचू में बदल जाती है और तभी मेडोसा एनाबेथ से भी उसकी आंखें खोलने के लिए कहती है, लेकिन तभी पर्सी और ग्रोवर वहां आकर मेडोसा का ध्यान भटकाते हैं, जिससे मेडोसा अब पर्सी के पास आने लगती है और थोड़ी देर के बाद वो पर्सी को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो पर्सी से उसकी आंखें खोलने के लिए कहती है। लेकिन तभी पर्सी की हेल्प के लिए वहां ग्रोवर और एनाबेथ आ जाते हैं और वो अपनी गाड़ी से मेडोसा को एक जोरदार टक्कर मारते हैं, जिससे मेडोसा काफी दूर जाकर गिरती है। जिसके बाद पर्सी अपनी तलवार से मेडोसा के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है और तभी वो मेडोसा के हाथ में उस मोती को देखता है। जिसके बाद एनाबेथ पर्सी से कहती है कि हमें मेडोसा के सर को अपने साथ रखना चाहिए, शायद आगे जाकर ये हमारे काम आ जाए। जिसके बाद वो तीनों अब दूसरे मोती को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और तभी वो मैप उन्हें उस दूसरे मोती की लोकेशन दिखाता है, जो कि होता है एक म्यूजियम। जिसके बाद वो तीनों उस म्यूजियम में पहुंचते हैं, जहां वो तीनों उस म्यूजियम में मौजूद एक बड़ी सी मूर्ति को देखते हैं और तभी पर्सी एनाबेथ को बताता है कि ये मूर्ति तुम्हारी मॉम की है। जिस पर एनाबेथ का कहना था कि क्या वाकई मेरी मॉम ऐसी दिखती है, क्योंकि एनाबेथ ने अभी तक अपनी मॉम को नहीं देखा था। और तभी वो तीनों देखते हैं कि वो मोती उस मूर्ति के सर में लगे एक क्राउन में है, लेकिन अभी वो उस मोती को नहीं ले सकते क्योंकि उस टाइम वहां पर काफी सारे लोग मौजूद थे। इसलिए पर्सी उनसे कहता है कि हम रात होने पर इस मोती को लेने आएंगे। और जैसे ही अंधेरा होता है तो वो तीनों फिर से उस म्यूजियम में आते हैं, जिसके बाद एनाबेथ कुछ जहरीले तीरों से वहां मौजूद गार्ड्स को बेहोश कर देती है और तभी पर्सी ल्यूक के दिए उड़ने वाले जूतों को पहनकर सीधा उस मोती की तरफ जाता है और उस मूर्ति में लगे क्राउन से उसे निकाल लेता है। वहीं उस दूसरे मोती को पाकर वो तीनों काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि जिन गार्ड्स को एनाबेथ ने बेहोश किया था वो पांचों गार्ड्स अब उनके सामने आ जाते हैं और तभी वो पांचों गार्ड्स उनकी आंखों के सामने ही एक बहुत बड़े हाइड्रा ड्रैगन में बदल जाते हैं और तभी वो ड्रैगन उन तीनों को मारने के लिए उनके पीछे जाता है। वहीं पर्सी, एनाबेथ और ग्रोवर उस ड्रैगन से बचने की कोशिश करते हैं और तभी पर्सी अपनी तलवार से उस ड्रैगन का सामना करता है और मौका पाते ही वो उस ड्रैगन के पांचों सरों को अपनी तलवार से काट देता है। लेकिन तभी एनाबेथ पर्सी से कहती है कि ऐसा करके तुमने मुसीबत को और बढ़ा दिया है, क्योंकि अगर उस ड्रैगन का एक सर कटता है तो उसके बदले उसके 2 और सर आ जाते हैं और अब उस ड्रैगन के पास 10 सर हो चुके थे। जिसके बाद वो ड्रैगन अब फिर से उन पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी पर्सी अपने पावर का यूज करके काफी सारे पानी को उस ड्रैगन की तरफ लेकर आता है, जिसके बाद वो तीनों उस म्यूजियम से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वो ड्रैगन फिर से उन पर हमला करने के लिए आता है और वो जैसे ही उन पर हमला करने वाला होता है कि तभी ग्रोवर उस ड्रैगन के सामने मेडोसा के सर को लेकर आता है, जिससे वो ड्रैगन भी एक मूर्ति में बदल जाता है और इसी के साथ उन्हें वो दूसरा मोती भी मिल गया था। जिसके बाद वो तीसरे मोती को ढूंढने के लिए उस मैप को खोलते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि वो तीसरा मोती लास वेगास के कसिनो में है और तभी वो उस मोती को लेने के लिए लास वेगास के उस कसिनो में पहुंच जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि उस कसिनो में काफी सारे लोग हैं जो कि वहां काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और तभी उनके पास कुछ लड़कियां लोटस फ्लावर लेकर आती हैं और वो तीनों जैसे ही उसे खाते हैं कि तभी उन तीनों को नशा होने लगता है और तभी वो तीनों ये भूल जाते हैं कि वो यहाँ क्यों आए थे। जिसके बाद वो तीनों भी बाकी लोगों की तरह उस कसिनो में एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन पर्सी जैसे ही फिर से उस लोटस फ्लावर को खाने वाला होता है कि तभी उसे उसके पिता पोसाइडन की आवाज आती है, जो कि उससे कहते हैं कि इस फ्लावर को मत खाना और याद करो कि तुम यहाँ किस लिए आए थे। और तभी पर्सी अपने दिमाग पर जोर डालता है, जिससे वो अब समझ चुका था कि ये कसिनो एक जाल है और तभी उसे वो तीसरा मोती भी दिखाई दे जाता है। जिसके बाद वो सीधा एनाबेथ और ग्रोवर के पास आता है और उनसे कहता है कि इन लोटस फ्लावर को मत खाना, ये एक जाल है हमें यहाँ फंसाने का, इसलिए हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। वहीं उस कसिनो में काम करने वाले सभी गार्ड्स को अब ये पता चल चुका था कि पर्सी जैक्सन अब होश में आ चुका है,
जिसके बाद वो सभी गार्ड्स अब उन्हें पकड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी पर्सी, ग्रोवर और एनाबेथ उनसे फाइट करते हुए उस कसीनो से निकलने की कोशिश करते हैं और पर्सी को जैसे ही वो मोती मिलता है कि तभी वो तीनों उस कसीनो में रखी कार में बैठकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो पिछले 5 दिनों से इस कसीनो के अंदर ही थे, इसलिए अब उनके पास सिर्फ 12 घंटे का ही समय बचा था। जिसके बाद वो लोग मैप खोलकर अंडरवर्ल्ड जाने का रास्ता देखते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि अंडरवर्ल्ड जाने का रास्ता हॉलीवुड में है। और तभी वो तीनों सीधा हॉलीवुड पहुंचते हैं, जहां आकर पर्सी वहां लिखे कुछ शब्दों को पढ़ता है और तभी उनके सामने एक गुफा का दरवाजा खुलता है। जिसके बाद वो तीनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और तभी वो अपने सामने एक आदमी को देखते हैं। जिसके बाद वो उसके पास जाकर उससे कहते हैं कि हमें हेडीज से मिलना है, जिस पर उस आदमी का कहना था कि अंडरवर्ल्ड में सिर्फ मरने के बाद ही जाया जा सकता है, इसलिए तुम्हें मरने के बाद मेरे पास आना होगा। लेकिन तभी पर्सी उस आदमी को मेडोसा के घर से मिले कुछ सोने के सिक्के देता है, जिन्हें लेकर वो आदमी उन्हें अंडरवर्ल्ड ले जाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद पर्सी, ग्रोवर और एनाबेथ अपने सामने अंडरवर्ल्ड यानी कि नर्क को देखते हैं, जो कि दिखने में काफी खतरनाक होता है। और तभी वो आदमी उन्हें बताता है कि यहाँ पर सभी बुरी आत्माएं अपनी सजा काट रही हैं। जिसके बाद वो उन्हें हेडिस के महल के बाहर छोड़ देता है और कहता है कि इससे आगे तुम्हें अकेले ही जाना होगा। और जैसे ही हेडिस के महल का दरवाजा खुलता है कि तभी उनके सामने हेडिस की वाइफ परसोफिन आती है। जिसके बाद वो उन्हें हेडिस के पास लेकर जाती है और हेडिस जैसे ही पर्सी को देखता है तो वो काफी खुश होता है और तभी वो पर्सी से वो लाइटनिंग बोल्ट देने के लिए कहता है, जिस पर पर्सी हेडिस को बताता है कि उसके पास वो लाइटनिंग बोल्ट नहीं है, क्योंकि उसने कभी वो चुराया ही नहीं था। ये सुनकर हेडिस पर्सी से कहता है कि अगर तुम्हारे पास वो लाइटनिंग बोल्ट नहीं था तो फिर तुम यहाँ आई ही क्यों। जिस पर पर्सी कहता है कि वो अपनी माँ को लेने आया है। और तभी पर्सी हेडिस से लड़ने के लिए अपनी शील्ड को भी निकाल लेता है, लेकिन पर्सी जैसे ही अपनी माँ को देखता है तो वो उस शील्ड को फेंककर अपनी माँ के पास चला जाता है। और तभी हेडिस की नज़र उस शील्ड पर जाती है, जिसमें वो देखता है कि उस शील्ड में से कोई चीज़ काफ़ी तेजी से चमक रही है। और वो जैसे ही उस चीज़ को बाहर निकालता है तो उसे पता चलता है कि ये लाइटनिंग बोल्ट है। और तभी हेडिस पर्सी से कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, ये लाइटनिंग बोल्ट तुमने ही चुराया था और अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और तभी हेडिस उनके लिए नर्क के दरवाजों को खोल देता है, जिसमें से अब बुरी आत्माएं उनकी तरफ आने लगती हैं। लेकिन तभी परसोफिन हेडिस के हाथों से उस लाइटनिंग बोल्ट को ले लेती है, जिसके बाद वो हेडिस पर उसकी पावर से एक जोरदार हमला करती है, जिससे हेडिस वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो पर्सी से कहती है कि इस लाइटनिंग बोल्ट और अपने साथियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी पर्सी परसोफिन से कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर परसोफिन उन्हें बताती है कि हेडिस ने मुझसे जबरदस्ती शादी की, जिसकी वजह से मैं यही फंस चुकी हूँ, क्योंकि ज्यूस और पोसाइडन के दिए श्राप की वजह से हेडिस को यही रहने की सजा मिली है। और तुम इसकी टेंशन मत लो, इसे होश आने के बाद कुछ भी याद नहीं रहेगा, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो अपने साथ सिर्फ 3 ही मोती लाए हैं और अब सिर्फ 3 लोग ही अंडरवर्ल्ड से बाहर जा सकते हैं। ये देखकर ग्रोवर पर्सी से कहता है कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, इसलिए तुम सब यहाँ से जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ। जिस पर पर्सी ग्रोवर से कहता है कि वो उसे वापस लेने जरूर आएगा। जिसके बाद पर्सी की मॉम पर्सी और एनाबेथ उन मोतियों को अपने पैरों से तोड़कर अंडरवर्ल्ड से निकल जाते हैं और तभी वो सीधा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की छत पर आते हैं, जहां से वो ओलंपस जाने वाले थे। और वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि तभी उनके सामने ल्यूक आता है, जो कि पर्सी से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम अंडरवर्ल्ड से वापस आ जाओगे। जिस पर पर्सी ल्यूक से कहता है कि तुम ही ने वो लाइटनिंग बोल्ट चुराकर उस शील्ड में रखा था, लेकिन तुमने ऐसा किया ही क्यों। जिस पर ल्यूक पर्सी से कहता है कि देवताओं ने बहुत शासन कर लिया, अब शासन करने की बारी हमारी है। और मुझे पता था कि अगर ज़्यूस का लाइटनिंग बोल्ट चोरी होता है तो उसकी वजह से देवताओं के बीच युद्ध जरूर होगा। लेकिन तभी पर्सी ल्यूक से कहता है कि मैं तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं इस लाइटनिंग बोल्ट को ज्यूस को देने के लिए जा रहा हूँ। जिस पर ल्यूक पर्सी से कहता है कि मेरे होते हुए नहीं। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों अब एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जिसमें ल्यूक कहीं ना कहीं पर्सी पर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी पर्सी अपनी पावर का यूज करता है और आसपास रखी सभी पानी की टंकियों से पानी निकालकर सीधा ल्यूक की तरफ फेंकता है,
जिस वजह से ल्यूक उस बिल्डिंग से सीधा पानी में आकर गिरता है, जिसके बाद वो तीनों उस बिल्डिंग में लगी लिफ्ट की मदद से सीधा ओलंपियस पहुंच जाते हैं, जहां पर हम सभी देवताओं को देखते हैं जो कि आपस में बहस कर रहे थे। वही ज्यूस जो कि अपना लाइटनिंग बोल्ट ना मिलने से काफी गुस्से में होते हैं, और तभी पोसाइडन ज्यूस के पास आकर कहता है कि अगर युद्ध हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और जैसे ही 12 बजने वाले होते हैं कि तभी पर्सी और एनाबेथ ज्यूस का लाइटनिंग बोल्ट लेकर वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग इसे ही ढूंढ रहे हो ना। और ज्यूस जैसे ही अपने लाइटनिंग बोल्ट को देखते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे पता था कि इस लाइटनिंग बोल्ट को तुमने ही चुराया है। तो पर्सी ज्यूस से कहता है कि इसे मैंने नहीं बल्कि ल्यूक ने चुराया था, जो कि हार्मस का बेटा है, और वो आप सभी से काफी ज्यादा नाराज है, इसलिए वो आप सभी को आपस में लड़वाना चाहता था। वहीं पर्सी की ये बातें सुनकर ज्यूस पर्सी से कहते हैं कि तुमने वाकई अच्छा काम किया है, जिस पर पर्सी ज्यूस से कहता है कि अब जब आपको अपना लाइटनिंग बोल्ट मिल गया है तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे दोस्त ग्रोवर को अंडरवर्ल्ड से बाहर निकालें, क्योंकि उसी की वजह से इन लाइटनिंग बोल्ट मैं आप तक ला पाया हूँ। और तभी पोसाइडन ज्यूस से कहता है कि वो अपने बेटे से बात करना चाहता है, जिस पर ज्यूस पोसाइडन से कहते हैं कि तुम सिर्फ इस बार ही अपने बेटे से बात कर सकते हो, जिसके बाद सभी देवता वहां से चले जाते हैं। और तभी पोसाइडन पर्सी से बात करने के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन पर्सी अपने पिता से काफी ज्यादा नाराज था, इसलिए वो उनसे कहता है कि ये उसने सिर्फ अपनी माँ के लिए किया है। और तभी पोसाइडन पर्सी को बताता है कि जब मैं तुम्हारी माँ से मिला तो मैं भूल गया था कि मैं एक देवता हूँ और मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और मैं उन सभी जिम्मेदारियों को भूलकर एक आम इंसान बनने लगा था। ये देखकर ज्यूस ने नियम बनाया कि अब से कोई भी देवता अपने बच्चों से नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आ पाया, लेकिन मैं हर वक्त तुम्हारे साथ था। अगर तुम पर कोई मुसीबत आती तो मैं उसका सामना करता। जिस पर पर्सी कहता है कि मैं सुनता था आपकी आवाज को। और तभी पोसाइडन पर्सी से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास आऊंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम देखते हैं कि पर्सी की मॉम पर्सी को लेकर उस हाफ ब्लड कैंप के पास आती है और उसे गुड बाय बोलती है और उससे कहती है कि यही तुम्हारी असली जगह है। जिसके बाद पर्सी कैंप के अंदर आता है, जहां आकर वो सबसे पहले ग्रोवर से मिलता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। और वहीं सभी लोग पर्सी को थैंक यू बोलते हैं कि आज उसकी वजह से ये दुनिया खत्म होने से बच गई। और तभी पर्सी सीधा मिस्टर ब्रूनर के पास जाता है, जहां पर मिस्टर ब्रूनर पर्सी से कहते हैं कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो। ये सुनकर पर्सी काफी ज्यादा खुश होता है और तभी वो अपने सामने सीधा एनाबेथ को देखता है, जिसे पर्सी अब कहीं ना कहीं पसंद करने लगा था। वही एनाबेथ अपने लड़ने की प्रैक्टिस कर रही थी। जिसके बाद पर्सी एनाबेथ के पास आता है और उससे कहता है कि क्या हम दोनों साथ में मिलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों अब साथ में लड़ने की प्रैक्टिस करने लगे थे। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊँगा। गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।